स्वागत है आपका एस्काडेश टीवी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो की टॉपिक होने वाली है कौन सा कंटेंट कितना ज़्यादा ब्रूटल है इसके बारे में। तो रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, शायद से ये वीडियो आपको पसंद आ जाए। लेकिन आगे बढ़ने से एक चीज़ आपको मैं बोलूँगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल में आते रहते हैं। बात है 2016 की। 2016 में मैंने थिएटर पर एक फिल्म देखी थी। फिल्म थी जॉन अब्राहम की रॉकी हैंडसम, जो कि पूरा का पूरा उठाया हुआ था द मैन फ्रॉम नोवेयर से। इस फिल्म के डायरेक्टर थे निशिकांत कामत, जिन्होंने इसके पहले फोर्स, लयबारी और दृश्यम जैसे कंटेंट दे चुके थे। रॉकी हैंडसम जब मैंने बड़े पर्दे पर देखा था तो मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रूटल और डिस्टर्बिंग सीन्स थे। क्योंकि 2016 के टाइम पर मैं फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, शायद से मुझे इसके वजह से ऐसा लग रहा होगा। फिल्म का सबसे हॉरिबल सीन मुझे वो लगता है जब रॉकी की नेबर एना एक आदमी से ड्रग्स चुरा लेती है बिना उसके अंजाम की परवाह किए। ऐसे में इस फिल्म का विलन उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देता है, और ये चीज हिंदी सिनेमा के लिए पूरी तरह से नया था और चौंकाने वाला भी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चलता है कि ये फिल्म एक साउथ कोरियन फिल्म जो कि आई थी 2010 में, द मैन फ्रॉम नोवेयर से पूरा का पूरा फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। जैसे इमरान हाशमी की मर्डर कॉपी थी द चीचर से, और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक विलन कॉपी थी आई सॉ द डेविल से। 2023 के दिसंबर में हमें देखने के लिए मिलता है संदीप रेड्डी वंगा की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल। ऑडियंस और इस फिल्म के डायरेक्टर के हिसाब से ये फिल्म काफी ज्यादा ब्रूटल था और अडल्ट भी। लेकिन ये फिल्म मुझे द गॉडफादर का सॉफ्ट वर्जन लगा, क्योंकि गॉडफादर में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही होता है। जब गॉडफादर को गोली लगती है तो उनका छोटा बेटा माइकल पूरा अपना मन बना लेता है कि वो अपने हाथों से उन्हें मारेगा जिन्होंने उसके पिताजी को गोली मारी थी। ठीक वैसा ही वो स्ट्रगल करता है जैसा स्ट्रगल इसमें रणबीर कपूर करते हैं। वह पूरी जिम्मेदारी ले लेता है कि वह उन्हें किसी भी हाल में अपने हाथों से ही मारेगा और किसी को मारने नहीं देगा। तो इसीलिए यही रीजन के वजह से मुझे एनिमल द गॉडफादर का याद बार बार दिलाता है। प्लीज इसे बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, क्योंकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि एनिमल द गॉडफादर की सॉफ्टली इंस्पायर्ड है। फिर आता है 2024 का दिसंबर, और इस बार हमें देखने के लिए मिलता है मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से एक बहुत ही ब्रूटली फिल्म मार्को, और इसे डायरेक्ट किया है हनीफ अडेनी ने। आई होप कि मैंने इनका नाम सही से प्रोनाउंस किया हूँ। और इस फिल्म के पीछे सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा क्रिटिक भी पागल हो गए थे कि इससे ज्यादा ब्रूटल फिल्म और कुछ भी नहीं हो सकती। अगर आपको ये नहीं पता कि ब्रूटलिटी क्या होती है तो जाइए मार्को देखिए। और इस फिल्म ने अपने यही ब्रूटलिटी सेलिंग पॉइंट पर ही 30 करोड़ की लागत पर 115 करोड़ बना लिए थे, वो भी बिना किसी प्रमोशन के। मार्को के प्लॉट के बारे में आपको मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें कहानी है ही नहीं। और कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये फिल्म किसी यूनिवर्स का भी हिस्सा है। अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने जो 2016 में आई थी वो फिल्म मैंने अभी तक देखी नहीं है। खैर, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। बात करूँ अगर मार्को फिल्म को लेकर मेरे ओपिनियन की, फिल्म मुझे ज्यादा कुछ सरप्राइज नहीं करती, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत ही खतरनाक चीजें देख चुका हूँ, जैसे रॉन्ग टर्न सीरीज, द ग्रीन इन्फेर्नो और ह्यूमन सेंटीपेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद इसके वजह से मुझे मार्को एक एवरेज सी फिल्म लगती है, बस और कुछ नहीं। फिर 2025 के दिसंबर में हम एक ऐसी फिल्म देखते हैं जिसे देखकर हमारी आत्मा कांप जाती है। फिल्म का नाम है धुरंधर, और इसे बनाया है उरी सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धार ने। फिल्म की बनावट बहुत ही अच्छी है। इसमें जितने भी एक्शन सीन्स है, जितने भी ब्रूटल सीन है और जितने भी ब्लड शेड्स इसमें दिखाए गए हैं, वो सब ऑर्गेनिक लगते हैं। ये फिल्म फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनाई गई है। और मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट सीन इस फिल्म का वो है जब हमजा का सच रहमान डकैत के सामने आ रहा होता है और वो उसे गाड़ी साइड में लेने के लिए बोलता है। वो जो जंगल वाला जो सीक्वेंस है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, इस फिल्म के जितने भी एक्शन थे, जितने भी ब्रूटल सीन्स थे, वो सब कमाल के शूट किए गए हैं। लेकिन मेरे लिए यह भी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा एवरेज है। अगर मैं ब्रूटलिटी की बात करूँ, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये आता है कि हमारे भारत में ब्रूटल कंटेंट कोई भी दिखा नहीं सकता, जिसे देखकर हमें कुछ ऐसे फिल्में याद आए जैसे ग्रीन इन्फेर्नो, रॉन्ग टर्न जैसी चीजों को भी छू पाए। अब हमारे फिल्म इंडस्ट्री से ये होने से रहा, लेकिन हमारी कॉमिक बुक इंडस्ट्री जो है, ये चीज इन्होंने कर दिखाया। 21 मार्च 2024 को संजय गुप्ता अपने फेसबुक पेज पर एक पैनल पोस्ट करते हैं, और ये होता है अल्फा कॉमिक्स की बावर्ची का इशू नंबर 1 का पेज, जो कि आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा खूंखार और ओपनली चीजें इसमें दिख रही हैं। लेकिन फिर भी ये पेज मुझे इतना डरावना नहीं लगा जितना कि मैंने सोचा था। फिर 12 जुलाई 2024 को और पोस्ट किया जाता है, जो कि होता है बावर्ची का इशू नंबर 1 का कवर इमेज। ये कवर देखकर मैं थोड़ा सा सोच में आ गया कि ये सच में इतना ब्रूटल जाने वाले हैं, क्या इनसे हो पाएगा, या फिर ये किताब भी कोई नॉर्मल सी किताब होने वाली है जिसमें किसी नाम के ही ब्लड शेड्स हमें
दिखाए जाएंगे, लेकिन अगर मैं दिल से बोलूं तो ये कवर इमेज बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हो। फिर वक्त आता है 10 सितंबर 2024 का। यह किताब पब्लिश होती है, लेकिन उस टाइम पर मैंने इसे स्किप कर दिया था। मैं तभी स्वम्प थिंग, अघोरी, कोड नेम अल्फा जैसे कॉमिक्स पढ़ रहा था। 2 साल बाद 2026 के कॉमिकॉन में मैंने डिसीजन लिया कि इस बार बावर्ची ट्राई करते हैं, और मैं अल्फा कॉमिक्स के बूथ पर पहुंचता हूं और मैं देखता हूं कि अब तक इसके 4 इश्यूज पब्लिश किए जा चुके हैं। तो मैंने वहां से चारों इश्यूज परचेस कर लिए, और जैसे जैसे मैं इसे पढ़ते गया, मेरा दिमाग और मेरे नज़र को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में इस कॉन्सेप्ट को संजय गुप्ता ने रेडी किया है, जिन्हें हम राज कॉमिक्स के क्रिएटर के नाम से जानते हैं। राज कॉमिक्स अगर आपको नहीं पता है तो ये कंपनी इंडिया की सबसे पहली कॉमिक बुक कंपनी है, जो कि सिर्फ बच्चों के कंटेंट पे ही काम करते हैं। मैंने सबसे पहले याली ड्रीम क्रिएशन की कारवां पढ़ी थी, जो आई थी 2013 में, और कारवां पूरा खत्म करने के बाद मैंने ये सोच लिया था कि इससे ज्यादा ब्रूटल और अडल्ट हमारी इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री आगे जा ही नहीं सकती। लेकिन होलिका एंटरटेनमेंट की अघोरी मुंडमाला और अब अल्फा कॉमिक्स की बावर्ची, ये कुछ ऐसे कंटेंट है जो कि ब्रूटल के जॉनरा पे एक बेंचमार्क सेट करते हैं। बावर्ची की कहानी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक नारायण नाम का लड़का होता है, उसके फैमिली का एक भरपेट नाम का ढाबा होता है गांव में, तो इसीलिए रसोइया का जो हुनर होता है वो उसके बचपन से ही उसके अंदर होता है। शेफ का कोर्स करके वो शहर पहुंचता है, और इस शहर का नाम होता है नार्क सिटी। शहर में उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था, जिससे उसका अंदर का जो इंसान होता है वो पूरी तरह से मर जाता है। नारायण एक बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का होता है, और जिसने कभी भी अपने पूरी जिंदगी में नॉनवेज नहीं खाया था। तो आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है जो कि वो जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी काटना चालू कर देता है? ये चीज समझने के लिए और जानने के लिए आपको इसके 4 इश्यूज पढ़ने पड़ेंगे। मेरा मतलब है कि पहले इशू में ही नारायण एक विजिलेंटी बन जाता है। यह कॉन्सेप्ट है संजय गुप्ता का, और इसे लिखा है तरुण कुमार वाही ने, जिन्होंने बहुत सी कहानियां राज कॉमिक्स के लिए लिखी हुई हैं। अब इसके आर्टवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। इसके आर्टवर्क और इंकिंग का काम संभाला है विनोद कुमार ने। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि विनोद कुमार का जो आर्ट है इस किताब में 4 चांद लगाती है, और इसके सारे कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरह से जस्टिस भी करती है। इनके लाइन आर्ट से लेकर के इंकिंग तक सब कुछ इस किताब के एक एक पैनल पर जचता है। लेकिन चौथे इशू में पेंसिलिंग के चेयर पर उतरते हैं दिलदीप सिंह, जो कि जाने जाते हैं डोगा के रूप में। मेरा मतलब है कि डोगा के सबसे ज्यादा कॉमिक्स इन्होंने ही ड्रॉ किया है। दिलदीप सिंह का भी जो आर्ट है इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अगर मैं एक कॉमिक बुक फैन बात करूं तो ये पूरी सीरीज को विनोद कुमार जी को ही कंप्लीट करने देना चाहिए था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि दिलदीप सिंह भी बहुत बुरे आर्टिस्ट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इन्होंने बहुत सारे डोगा के कॉमिक्स को ड्रॉ किया हुआ है। इनके एक्शन पैनल्स बहुत ही कमाल के होते हैं, लेकिन आर्टवर्क की चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बावर्ची की जो कहानी है वो इतनी ग्रिपिंग होती है कि आप कहीं भी नहीं भटकते हो। इसके फर्स्ट इशू का राइटिंग का काम किया है तरुण कुमार वाही ने, जो कि थोड़ा बहुत आउटडेटेड सा लगता है बस कुछ कुछ जगह पे। लेकिन दूसरे इशू में आते हैं हर्ष चौधरी। इसके बाद इसकी मैच्योरिटी ऑन ट्रैक आ जाती है, क्योंकि हर्ष चौधरी ने इस कहानी को पूरी तरह से अनप्रेडिक्ट रखा है। आगे क्या होने वाला है आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन मानना पड़ेगा संजय गुप्ता और तरुण कुमार वाही को, जिन्होंने ऐसा कंटेंट हमारे सामने परोसा है, जिसकी कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा खूंखार और बदलने वाला है। इस कॉमिक बुक के जरिए संजय गुप्ता ने ब्रूटलिटी की सारे हदें पार कर दी है, ठीक वैसे ही जैसे मार्टिन स्कॉर्सेसी ने 2013 में द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में पूरी ओपनली काम किया था। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते किसी दूसरे वीडियो में। मैंने जो भी इस वीडियो में बोला है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और आपका क्या कहना है? आखिर कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा ब्रूटल लगी? उस चीज के बारे में आप कॉमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो मुझसे।